हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। ये एक न्यू चैनल है। इस पे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स। तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। कुछ कमी रह जाती है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ। इस वीडियो में जो भी नोट्स से मैं पढ़ाऊँगा वो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ये कहीं से चीटेड नोट्स नहीं है, ये किसी के नहीं उठा के पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। इकोनॉमिक्स का है ये चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिससे हमें पूरा जिसके ऊपर पूरा 40 मार्क्स का पेपर आता है, हाफ पेपर, वो क्या है वो पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ेंगे आज सिर्फ, और आगे धीरे धीरे हम लेक्चर्स अपने लेते रहेंगे। देखिए, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स इज इसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, इकोनॉमिक्स होती क्या है। वैसे हमें सबको इकोनॉमिक्स से पता लग रहा है कि कुछ पैसे से रिलेटेड चीज़ होगी, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने क्यों पड़ रही है आज। ऐसा क्या रीज़न रहा होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीज़न ये रहा होगा। देखिए, हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है, तो उस कमी से उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बाई चांस हमारे पास 10 रुपीज़ है और हमें और बाज़ार में हम गए लेने, तो वहाँ पे 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, 10 रुपीज़ की एक बाई चांस एक चिप्स का पैकेट है और 10 रुपीज़ का ही एक कुरकुरे का पैकेट है। हमें चाहिए तीनों, लेकिन हमारे पास 10 रुपीज़ हम ले ही सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास कमी है ना पैसों की, इसलिए जब स्कैरिसिटी आ जाती है किसी चीज़ में तो उससे क्या आ जाएंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का अब वो हमारे पास पैसे कमी आई कैसे, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, ये सब करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स। तो मेन बात बस ये आप याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है कि जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी आ जाती है, जब हम आगे वाली चीज़ लेना तो चाहें लेकिन हमारे पास इतनी हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको बोलते हैं। तब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, और तभी हम इकोनॉमिक्स आज पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या कौन कौन इंक्लूड होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ से चलती है। सिर्फ बाज़ार में या मार्केट में 4 चीज़ें चलती हैं सिर्फ। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेवर, इन्वेस्टर। सिर्फ यही 4 जन हैं टॉप के, और भी होंगे लेकिन वो कम उस रेशियो में, ज़्यादा यही होते हैं। कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा पैसों का लेन देन कौन करते हैं, कंज्यूमर। जो हम सामान खरीदने जाते हैं उसको कंज्यूमर बोलते हैं। प्रोड्यूसर, जो सामान प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फार्मर हो गया या कोई फैक्ट्री होगी जो सामान प्रोड्यूस करती है। सेवर कौन होते हैं, सेव वो होते हैं जब हम अपनी मनी का कुछ पैसा बैंक में सेव कर देते हैं तो हमें बोला जाता है सेवर। और इन्वेस्टर कौन होता है, जब हम किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। बाय चांस अब हमने एक मॉल बनाना है तो हम पहले उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना अपना, तभी तो हमारे पास इनकम आएगी। तो इसलिए ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। तो पूछ सकता है आपसे वो कि ऐसे कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो जिनसे ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंज्यूमर करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसों के लेन देन, या तो कंज्यूमर करता है या प्रोड्यूसर करता है या सेवर या इन्वेस्टर। ठीक है, अगली बात है, 3 कंपोनेंट्स बताओ इकोनॉमिक्स के। अब इकोनॉमिक्स के 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब इकोनॉमी कैसे आती है। हम मतलब पैसों के रिलेटेड लेन देन कहाँ से शुरू करते हैं, या तो कंजप्शन करके करेंगे। कंजप्शन मतलब हम कुछ खरीदने जाएंगे और खरीद जाएंगे तो पैसे देंगे तो हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। अब उस इकोनॉमी फ़र्क पड़ते साथ हम इसको इकोनॉमिक कंपोनेंट ले लेंगे। एक होता है प्रोडक्शन, अब अगर हमें कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे उसको बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर मतलब अपनी मनी को बांटना। आप ध्यान से समझते हैं। देखिए, कंजप्शन क्या होती है, द स्टडी ऑफ कंजप्शन और द स्टडी ऑफ कंज्यूमर। हम इकोनॉमिक्स में कंजप्शन क्यों पढ़ रहे हैं, हम जब इकोनॉमिक्स का जो हेड है, मतलब जो इकोनॉमिक्स के मेन पर्सनस हैं, इकोनॉमिक्स जब हायर लेवल पे पढ़ाई जाती है तो उस पर कंजप्शन क्यों पढ़ाई जाती है, कि ये पढ़ो कि कंजप्शन किस चीज़ की ज़्यादा है, क्यों पढ़ाई जा रही है कि कंजप्शन ये कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है बाज़ार में। तभी तो अगर हमें पता लग जाए कौन सी चीज़ पे ज़्यादा डिमांड है तो हम उस चीज़ को मार्केट में ज़्यादा और अलग अलग वैरायटी की ला सकते हैं, जिसकी वजह से कंजप्शन बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आएगा। अब अगला देखिए, अगला प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। अगर हमें पता लग जाए कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो हम वही चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे।
और डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि अब आपकी कोई शॉप है तो आप वहाँ पे जो काम करते हैं उनको पैसे दोगे, जहाँ से सामान लेके आओगे वहाँ पे पैसे दोगे, टैक्स भी दोगे। तो मतलब जब हम अपने पैसों को, ये जो हमने सारा पैसा कमाया उसको बांटेंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हमारी जीडीपी उसी तरह से इफेक्ट करेगी। जीडीपी मतलब जैसे मान लो हमारा जो वर्कर है, हमने उसको इनकम जितनी दी, ऐसे सारे सारे जितने भी हमारे वर्कर्स होंगे उनकी इनकम को मिला के उनकी जीडीपी बढ़ेगी। हम जीडीपी के बारे में आगे इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमारा स्टार्ट होता है मेन पार्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमें पढ़ना है। देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स हमने 10th में पढ़ा था, ऐसे एक टेबल से बना के दे देते हैं, इसमें मीन मीडियन मोड ऐसे कुछ निकालना होता है। तो क्या स्टैटिस्टिक्स वही होती है? नहीं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा। आप किससे पूछ लो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, वो कहेगा सिर्फ डाटा। नहीं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि एक तो डाटा मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। जैसे स्टैटिस्टिक्स किसी की भी हो सकती है, मान लो स्कूल के बच्चों की मार्क्स की हो सकती है, हमारे जो आसपास मार्केट है वहाँ पे कितना पैसा आता है उसकी स्टैटिस्टिक्स होती है। स्टैटिस्टिक्स मतलब डाटा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बाई चांस मैंने आपको कहा आप अपने क्लास के सभी बच्चों के नाम लिख लीजिए एक जगह पे और उनके आगे उनकी हाइट लिख के लाइए। तो जब आप वो हाइट का पूरा चार्ट बना के लाएंगे उसको भी स्टैटिस्टिक्स बोल लेंगे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डाटा का मतलब नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स में सब कुछ आता है। स्टैटिस्टिक्स में एक तो डाटा तो होता ही है, लेकिन साथ में स्टैटिस्टिक्स अगर पूरा डिफाइन करें तो आता है स्टैटिस्टिक्स एक तरीका है डाटा को कलेक्ट करने का। उसमें सारे मेथड और क्या लग रहे हैं उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स में ही कंक्लूड करते हैं। अगर आप वहाँ पे पेपर में लिख के आ जाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा, गलत है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा तो होता है, लेकिन हमने उस डाटा को कैसे कलेक्ट करा, हमारा मेथड क्या था, कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, वो सब कुछ उसको बोलते हैं टोटल स्टैटिस्टिक्स वही होती है। अब स्टैटिस्टिक्स को दो तरह से बांटा गया है, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। देखिए, अब प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल में जब हम इन दिस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जब हम कोई डाटा नंबर के टर्म्स में देंगे कि जैसे बाई चांस जैसे अब हम अपने जो हमारे आसपास मार्केट है सारी, हम उसके हर शॉप पे गए और हमने उनसे कहा कि आपकी महीने की इनकम कितनी है, तो उन्होंने सबने आपको एक जगह लिख के दे दिया। तो जो हमारे पास डाटा है वो कैसा आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, नंबर वाला आएगा, तो उसको बोलेंगे प्लूरल सेंस में, ठीक है। और एक आ जाता है नॉन प्लूरल सेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया कि आप ये पता करके आइए कि कौन सा पर्सन ऑनेस्ट है नहीं है, तो आप लिख के लाओगे ऑनेस्ट है नहीं है, ऑनेस्ट है नहीं है, या ऑनेस्ट है जैसे भी। तो ये नंबर तो नहीं आएंगे इसमें, तो वो प्लूरल सेंस में नहीं आएगा। तो प्लूरल सेंस में वो वाला डाटा आता है जिसमें हम नंबर्स लिख के लाते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन बता दी, किसी के एम्प्लॉयमेंट की इनकम बता दी, तो वो सब किस में आएगा, प्लूरल सेंस में। अब हर डाटा भी प्लूरल सेंस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अब आपको कहा, अगर आप एक बच्चे की हाइट लेके लाते हो, एक बच्चे की हाइट कभी भी प्लूरल सेंस में नहीं मानी जाएगी, वो स्टैटिस्टिक्स होगी नहीं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिक्स हमेशा ग्रुप ऑफ पर्सन्स की होती है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप इनकम लिख के लाइए अपने पूरे मार्केट, मतलब जो आपके घर के आसपास जितने भी घर हैं उन सबकी इनकम लिख के लाइए कि वहाँ पे कितनी इनकम आती है हर महीने। अगर आप एक घर के लिख के ले आओगे तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप पूरे अपने आसपास के सभी घरों के लिख के लाते हो और उसका एवरेज कर लेते हो तो वो स्टैटिस्टिक्स मानी जाती है। तो याद रखना कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा। सारे जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अंदर होती तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन डाटा नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। समझ रहे हैं इस बात को कि मतलब अगर मैं आपको कहूँ डाटा, कोई भी डाटा हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी एज स्टैटिस्टिक्स थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं आपके एरिया के सारे बच्चों की एज काउंट कर लूँ तो वो स्टैटिस्टिक्स होती है। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा ग्रुप में काम करती है, स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक पर्सन की नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स हमेशा पूरे एवरेज होती है, हमेशा किसी ग्रुप के लेके उसकी एवरेज निकालना स्टैटिस्टिक्स होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है प्लूरल सेंस में उसका फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस में। तो देखिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ये तो हमें पता ही है। जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिलती है प्लूरल सेंस में, मैंने अभी क्या बताया, प्लूरल सेंस का मतलब होता है नंबर्स में डाटा मिलना। तो हमेशा हमें डाटा कैसा मिलेगा, नंबर में मिलेगा, ठीक है। नंबर में मिलने का मतलब जैसे कि बाई चांस
अब हमें परफेक्ट एक्यूरेसी मिल जाएगी। जैसे बाई चांस अब हमने कहा कि किसी घर में पता करके आओ कितने बच्चे हैं, तो हम लिख के ले आएंगे ना 2 3 4 जितने भी लिख के लाएंगे, तो इसका मतलब हमें डाटा परफेक्ट मिल जाता है जो नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं होगा कि लिख के कुछ भी लिख के ले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई बच्चों मतलब उसमें नंबर ही होना चाहिए। तो प्लूरल फॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो नंबर्स में एक्सप्रेस हो सकता है। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज़, ये ना मल्टीपल कॉजेज से इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने मार्केट की सभी शॉप्स की इनकम लिख लाओ, तो आप लिख के लाए, उसका एवरेज कर दिया। और अगर उसमें से फ्यूचर में कोई एक आध शॉप बंद हो जाती है हमेशा के लिए, तो जो वो एवरेज इनकम है उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्लूरल स्टैटिस्टिक्स के ये फीचर है एक, कि अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज। अगर बहुत सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी तब इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन एक सिंगल से नहीं पड़ता। अगर एक आध चीज़ चेंज हो जाए डाटा में तो हमारे डाटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीजनेबल एक्यूरेसी, इसमें जो है एक्यूरेसी आ जाती है। मतलब देखो, जब हम पूरे मार्केट का एवरेज कर लिए सारी उसका इनकम का, तो हमें एक एक्यूरेसी मिल जाती है कि हाँ इतनी इनकम आ रही है एक मार्केट में। तो अगर आप चाहते हो ये वाले नोट्स मैं पीडीएफ में दूँ तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा। और ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप इसको साथ साथ लिख सकते हैं, इसकी डिटेल में मीनिंग क्या होते हैं। देखिए, प्लेस्ड इन रिलेशनशिप टू ईच अदर, ये ना एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा कि अपनी क्लास के सभी बच्चों की हाइट का डाटा लिख के लाओ, तो आप उसमें सिर्फ हाइट ही लिखेंगे। अगर आपने किसी बच्चे की हाइट लिख दी, किसी बच्चे की एज लिख दी, किसी बच्चे का फादर नेम लिख दिया, किसी बच्चे की फादर की हाइट लिख दी, अलग अलग अगर चीज़ें लिख के ले आओगे तो वो प्लूरल फॉर्म में काउंट नहीं होता। तो प्लेस्ड इन रिलेशनशिप टू एच अदर, जितना भी डाटा है वो सब एक तरह का ही होना चाहिए। बाई चांस एज लिख रहे हो तो सिर्फ एज ही लिखो, कुछ और नहीं होना चाहिए। फिर अगला, प्री डिटरमाइंड पर्पस, ये स्टैटिकल डाटा प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। बाई चांस अब देखिए, जब आपकी बोर्ड की लिस्ट जाती है तो अब बोर्ड वालों को पता ये कोई पर्पस होता है ना, तभी तो आपके रोल नंबर और फादर की इनकम में सब कुछ डाटा मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि कोई किसी चीज़ की डिमांड है। अब बाई चांस अब आपके घर में शादी होगी किसी की, तो जब आप तो तभी तो लिखोगे कि हाँ इस रिश्तेदार को बुलाना, इस रिश्तेदार को बुलाना, तभी नेम लिखोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें शादी के लिए इनवाइट करना है। लेकिन अगर कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे बैठे बैठे रिश्तेदारों के नाम थोड़ा ना लिखना शुरू कर दोगे। तो स्टैटिकल डाटा इकट्ठा करने का कोई पर्पस होता है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ये एक पूरे प्रॉपर मैनर में होता है। ऐसा नहीं कि कॉपी लेके कहीं पे भी किसी का नाम लिख दिया, कहीं पे भी कुछ कोई भी डाटा लिख दिया। ये पूरे जैसे अब आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है वो पूरे को प्रॉपर सिस्टमेटिक होता है। तो ऐसे जो स्टैटिकल डाटा होता है वो भी एक सिस्टम में बनता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब ये किसी एक आध फैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये बाई चांस मैंने कहा कि अपने पूरे क्लास के बच्चों की एज लिख के ले आओ, तो आप अगर एक अपनी एज लिख के ले आए तो उसको स्टैटिस्टिक्स में काउंट ही नहीं करेंगे। तो अपने पूरी क्लास के हर बच्चे की एज लिख के लाओ, तो वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पर, ये बहुत सारे फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बच्चे की एज से हम पूरे क्लास की एज कन्फर्म कर लेंगे, हम सब बच्चों की एज खिलाएंगे, उसका एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, तो ये था प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या होता है? मेन हमेशा इन्फॉर्मेशन किस में, बस याद रखना है आपको मेन, कि प्लूरल फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर आती है, कभी भी वैसे नहीं आएगी, मतलब किसी वर्ड में या किसी में नंबर्स की फॉर्म में। अब सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर सेंस एक प्रोसेस होता है कि हम कैसे स्टैटिकल डाटा करेंगे। ये आपको याद रखना है कि कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए 5 स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या करते हैं हम? कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करते हैं। और उसका मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड है, सैम्पल टेक्निक। सेंसस मेथड तो अभी हम पढ़ेंगे, अब इसको छोड़ दीजिए। तो स्टेज 1 में ये देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा, कि कोई डाटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे। आप ये बताइए कि कोई डाटा हमें कलेक्ट करना है, अब तो वो डाटा कलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे? बाई चांस मैंने अब आपको कहा पूरे क्लास की एज लिख के ले आओ, तो अब आप क्या करोगे? पहले एक पेज पे सब बच्चों के नाम लिखोगे, फिर उनके आगे तो एज लिख के लाओगे। तो ये हो जाता है सैम्पल टेक्निक। सैम्पल टेक्निक मतलब एक एक के पास जाओगे और उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाओगे। सबसे पहला काम तो ये होता है कलेक्ट करने का डाटा। फिर दूसरी स्टेज की आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब हम क्या करेंगे, जो वो डाटा मिला, अब हम एक काम करेंगे, जिनकी हाइट 5 फीट है और उसके नाम एक साथ लिख देंगे, फिर जिनकी 5.5 है उनके साथ नाम एक साथ लिख देंगे। तो फिर हम उनको क्या करेंगे, किसी डाटा टैली बार की मदद से अरेंज कर देंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब हमें अपने प्रिंसिपल या टीचर को दिखाना है। अब उनको ऐसे नेम तो दिखाएंगे नहीं, तो हम क्या कर देंगे, उनके लिए ग्राफ बना के दे देंगे। कैसे से ग्राफ बना दिया कि इतने % बच्चों की हाइट ये है, इतने % बच्चों की हाइट ये है। तीसरी स्टेज ये होगी। फिर चौथी स्टेज में क्या होता है? एनालिसिस ऑफ डाटा। अब जो वो टीचर है हमारी कुछ है, फिर उसमें क्या कर देगी, वो कुछ
एनालिसिस करेगी, अच्छा इन बच्चों की हाइट ज़्यादा कम है या इन बच्चों की हाइट ज़्यादा है। और आखिरी में क्या आ जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर उस रिजल्ट्स के उस जो डिसीजन लिया, जो एनालिसिस हुई है उसके ऊपर को रिजल्ट लिया जाता है। तो 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, जो कि सैम्पल टेक्निक्स होता है। फिर दूसरा तरीका उसे ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हम बार ग्राफ या कुछ भी बना सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन, सॉरी ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसको टैली में करेंगे। जैसे टैली मार्क्स हमने 9th क्लास में करे थे, 9th में करते हैं टैली मार्क्स, तो वैसे हम उसको अरेंज कर लेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर उसको डाटा को प्रेजेंट करने के लिए तो टेबल में लिख देंगे सबके नाम, या फिर एक बार ग्राफ बना देंगे। फिर एनालिसिस, जिसको हम डाटा देंगे वो उसका एनालिसिस करेगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, उस डाटा का कुछ मतलब इंटरप्रिटेट करेंगे उसके ऊपर, मतलब कोई रिजल्ट, कुछ जो भी पर्पस के लिए वो स्टैटिकल डाटा कलेक्ट किया गया है उसके ऊपर कुछ हम अपनी रिजल्ट सुनाएंगे बाद में फाइनल। अब देखिए, अब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का इतना स्कोप क्यों है, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं लोग? तीन वजह हैं। या तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जानने के लिए, या तो ये पता करने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसलिए स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसको पढ़ने के लिए स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा जाता है। और तीसरा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या कमियां हैं उसको जानने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा जाता होगा। तो इसी कारण स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है, 3 तरह है, तो नेचर जानने के लिए, सब्जेक्ट जानने के लिए, या लिमिटेशन जानने के लिए। तो हमें याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा होता है, आर्ट एंड साइंस दोनों जैसा होता है। जैसे साइंस में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं और ऑब्जर्वेशन लिखते रहते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट ये आया, इसका रिजल्ट ये आया। तो स्टैटिस्टिक्स में तो ऐसे करते हैं कि सबका डाटा लिखते चल जाते हैं। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो कैसी है, साइंस की जैसी भी है। और आर्ट की जैसी क्यों है, आर्टिस्ट क्या करता है, जो नेचर में चल रहा होता है ना आसपास, उसको ही वो एक डाटा के फॉर्म में, मतलब एक पेंटिंग के फॉर्म में दिखा देता है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में भी तो ये करते हैं, जो हमारे आसपास प्रॉब्लम होती है हम उसके ऊपर तो डाटा बनाते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना कि जैसे अब हम बच्चों की हाइट लिखेंगे, अब ऐसे तो कुछ चीज़ लिख नहीं सकते जो बच्चों के पास है ही नहीं। बाई चांस हम ऐसा डाटा बना रहे कि कितने बच्चे हैं जिनके पास 4 हाथ हैं, ऐसे तो कोई डाटा बन ही नहीं सकता क्योंकि ये तो है ही नहीं नेचर में चीज़। तो हम साइंस की तरह तो इसमें वो लिखते हैं इन्फॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में। और जैसे आर्टिस्ट क्या करता है, जो नेचर में चल रहा होता है उसी के हिसाब पे, उसी के ऊपर अपनी ड्राइंग बनाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी हम जो नेचर में चल रहा होता है उसी पे करते हैं, कोई मनगढ़ंत अपनी कहानी नहीं बनाते। अब देखिए अगला आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन तरह के सब्जेक्ट आते हैं, 2 आते हैं, डिस्क्रिप्टिव या इंटरेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम सीखते हैं कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। तो ये पढ़ा जाता है डिस्क्रिप्टिव में। और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, इन्फ्रेंशियल में हम पढ़ते हैं कि जो अब हमने डाटा को एनालिसिस करा ना, अब उसका कंक्लूजन्स क्या, कैसे उसका रिजल्ट बनाना है या क्या अब उस पर डिसीजन लेना है, तो वो हम पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल में। तो डिस्क्रिप्टिव में डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना और एनालिसिस करना उसकी, और उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम पढ़ते हैं इन्फ्रेंशियल में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या क्या हैं। सबसे पहला, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल फैक्ट पढ़े जाते हैं। बाय चांस अब हमें कह दिया गया कि उस घर की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए सिर्फ हम ये वाली इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकते कि वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे इंसान हैं। इसमें ऐसी बातें नहीं होती, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल। अब घर की इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे तो सिर्फ आप नंबर्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि बाई चांस कितने मेंबर्स हैं, उनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं, उनकी इनकम क्या है। सिर्फ आप इतनी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हो स्टैटिस्टिकली। अगर आपको ये पता करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो वो आप उसमें नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी कमी है कि सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में इसमें डाटा होता है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये सिर्फ एवरेज होते हैं रिजल्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं सबका टोटल करके एवरेज कर देते हैं। अब वो किसी का कम होता है किसी का नहीं होता, तो एवरेज रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं आता कई बार, मतलब किसी के लिए बुरा होता है किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो एवरेज पे रिजल्ट ले जाते हैं। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में भी प्रूवन टू बी रॉन्ग। रिजल्ट्स कई बार गलत भी बना देते हैं। इसका एग्जांपल समझिए यहाँ पे, देखिए जैसे बाई चांस शॉप ए है, शॉप ए ने पहले महीने 3,000 कमाए, दूसरे महीने 2,000 कमाए और तीसरे महीने 1,000 रुपये कमाए। तो इसका अगर एवरेज निकालोगे तो 2,000 आएगा, अगर तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दोगे। और एक शॉप है जिसने पहले महीने 1,000 कमाए,
दूसरे महीने 2000 कमाए, तीसरे महीने 3000 कमाए, तो इसका टोटल आ गया 2000, इसका भी एवरेज। तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि अच्छा दोनों के पास तो 2000 एवरेज आ रहा है, तो इसका इनका दोनों का टैक्स सेम ले लो। लेकिन गवर्नमेंट उसमें ये नहीं देखेगी कि अच्छा ये कंपनी तो लॉस में जा रही है और ये फ़ायदे में जा रही है, देखो इसका तो डिक्रीज होता जा रहा, इसका बढ़ता जा रहा, दोनों को टैक्स सेम देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बिना रेफरेंस लिए ये ना देखे कि रिजल्ट आया कहाँ से, रिजल्ट कई बार गलत भी लिया जाता है। प्रोन टू मिसयूज़, इसका मिसयूज़ बहुत करा जाता है। मिसयूज़ का मतलब बार बार स्टैटिकल डाटा नहीं लिया जाता। जैसे कि बाई चांस अब गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी निकालनी है गरीब गरीब लोगों के लिए, बाई चांस जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसने निकाल दिया 10,000 लोगों को पॉलिसी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी 10,000 को? क्योंकि उसने पिछला रिजल्ट देखा कि अच्छा पहले 10,000 लोग गरीब थे तो अब भी 10,000 ही होंगे। तो जो पुराने डाटा का मिसयूज़ करके गलत गलत वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, इसकी सबसे बड़ी कमी है कि आम लोग इस डाटा को यूज़ नहीं कर सकते। जो स्टैटिकली, जो अच्छे लिखे पढ़े लिखे स्टैटिकल मतलब जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है अच्छी खासी, वो इस डाटा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, जैसे आपको मैंने पहले बताया किसी एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन पे स्टैटिकल डाटा काम नहीं करता, पूरे ग्रुप की इन्फॉर्मेशन का एवरेज होना चाहिए, तब ये डाटा हमारा काम करता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स है हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्या ज़रूरत है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की? सबसे पहले इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अगर हमें एक स्टैटिकली डाटा मिल जाए, बाय चांस अब हमें ये ऐसा डाटा मिल गया कि जो कंट्री की ग्रोथ है वो कुछ ऐसे जा रही है, इस तरह से ग्राफ पहले इतना था फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जो हम आगे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अच्छा आगे भी बढ़ने के चांसेस हैं, तो इसलिए हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हम पहले ही मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये रिज़ल्ट आने वाला है। इंटर सेक्टरल कंपेरिजन, हम इससे सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। बाई चांस हमारे पास पता लग जाए कि जो वर्कर्स हैं वो इतना कमा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इतना कमा रहे हैं, लैंडर्स इतना कमा रहे हैं, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ये ज़्यादा अमीर हैं, ये गरीब हैं, कुछ हैं। तो हम इससे अलग अलग सेक्टर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स होगी तभी। देखिए आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होते हैं तो दो टीम्स के आखिरी में ग्राफ दिखाए जाते हैं कि कौन सी टीम आगे चल रही है, तो हम क्या करते हैं एक ग्राफ पे नज़र डाली और हमें पता लग जाता है कौन सी आगे जा रही है। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सेक्टर्स के ग्राफ बना के, एक डाटा बार ग्राफ बना के, कुछ भी करके उसको कंपेयर कर सकती है उनकी इनकम वगैरह। क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसमें हमें क्वांटिटी मिल जाती है, नंबर मिल जाता है कि पता लग जाता है कि अच्छा इतने लोग गरीब हैं, इसमें इतने लोग गरीब हैं, इसमें इतने लोग गरीब हैं, तो एक हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। अब कोई ऐसा थोड़ा ना कह देगा वहाँ थोड़े से लोग गरीब हैं, लेकिन इसमें हमें परफेक्ट डाटा मिल जाता है स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबरी, खरीदने वाले में और बेचने वाले में। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि खरीदने वाले को भी नुकसान ना हो और बेचने वाले को भी नुकसान ना हो। तो अगर हमारे पास डाटा पक्का होगा कि हाँ बेचने वाले को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा सकती है और कंज्यूमर पर टैक्स कम कर सकती है क्योंकि उसे फ़ायदा कम हो रहा था। तो गवर्नमेंट इस डाटा की मदद से उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना के रखती है, बराबरी बना के रखती है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, स्टैटिकल डाटा यूज़ करके ही पॉलिसीज़ बनती हैं अलग अलग। पूरा अब जैसे मोदी को कोई पॉलिसी बनानी है, बाई चांस गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है कि अच्छा हम इतने बच्चों का एडमिशन फ्री में कराएंगे। अब ऐसे थोड़ा ना मोदी घर घर जाके पूछेगा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कुछ जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा, एक डाटा देखेगा जो स्पेशलिस्ट ने बना के दिया होगा, उस डाटा को देख के वो पॉलिसी बना देगा। तो इसका स्टैटिस्टिकल डाटा का ये भी यूज़ होता है पॉलिसी बनाने के लिए। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, अब वो डाटा को देख के हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे गिरावट आई थी या यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उस डाटा को देख के हम अपने रिजल्ट्स भी मतलब रिजल्ट्स उस के ऊपर काम करके उसको सही भी कर सकते हैं। तो जो ये चैप्टर था ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, लेकिन आगे आगे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी होती जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर वीडियो को 2-3 बार सुनिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। शुरू के 3 से 4 चैप्टर ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स आ जाती हैं, वो हमारे लिए ईजी होती हैं समझने में और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। अब देखिए अगले चैप्टर के नोट्स में बनाने स्टार्ट कर दिए मैंने, जैसे ही बन जाएंगे मैं आपको अगले चैप्टर का पढ़ा दूंगा। तो इसको पढ़ते रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कहेंगे तो मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बना सकता हूँ इसको और डिटेल में करते हुए।
तो अगर नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस आएंगी। थैंक यू।